तो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू वर्क क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ एपिसोड लाइंड अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड थॉट ऑफ द डे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये है हमारी सीरीज़ करंट अफेयर्स की है। हम इसमें डिस्कस करते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को, कुछ एडिटोरियल्स को, लेकिन साथ ही साथ हम फोकस करते हैं हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जो है आज तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना ना करना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पूरा वीडियो का जो इंसाइट है वो लेने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इस वीडियो की जो स्पीड है वो उसको 1.25 या 1.x भी कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर थॉट ऑफ द डे। जो आज का हमारा थॉट है कि यू आर इन कॉम्पिटिशन विद योरसेल्फ, गोल इज टू सिंपली बी बेटर देन व्हाट यू आर यस्टरडे। फ्रेंड्स, ये जो थॉट है या ये जो कोट है, ये कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर, हम कहते हैं ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है एक कोर मान लीजिए इस थॉट। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि हम देखते हैं कि हम डेली लाइफ के अंदर compete करते हैं, दूसरे के साथ compete करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इससे बेहतर बनना है। हम आप लोगों ने, कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा इस चीज़ को लेकर कि आप कई बार देखते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू देखते हैं कि वो उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था या उनका क्या टाइम टेबल था। लेकिन फिर आपको लगता है कि यार ये टाइम टेबल जो है मेरे अकॉर्डिंगली सेट नहीं हो पा रहा, तो देन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आई थिंक ये जो फॉर्मूला है ना कि आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ जब करते हैं वो एक बेटर प्लान होता है रादर देन कि आप किसी और को फॉलो करें। मतलब दोस्तों, ये भी है कि आप कहीं ना कहीं जब आप आज जैसा है कीजिए कि आप जो आज हैं उसका 1% जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप साल के 365 दिन में आपको 1% इम्प्रूव करते जाएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है एक साल बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बिग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि आज जहाँ आप हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कहीं ज़्यादा सेंसिबल होंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच्योर होंगे एक साल के बाद में। चाहे वो मैं बात करूँ पढ़ाई को लेकर या आपकी हेल्थ वाइज लेकर या अदर जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, उन सभी के अंदर हम रोज़ जो है वो कहीं ना कहीं 1% ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आप आज आपने आधा घंटा पढ़ाई करी, तो आप ट्राई कीजिए कल जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो उस टाइम को जो है 5 मिनट से ही बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। 30 मिनट्स आज थे तो कल आप 35 मिनट्स के लिए पढ़ें। ऐसे ही अगर आप आज 5 पुशअप्स कर पा रहे हैं तो आप कल 6 कीजिए, उसके बाद में 7। हो सकता है आपसे नहीं हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं भी होता है। तो जैसे आज आपने 5 किए तो कल 6 कीजिए, फिर 6 कीजिए। लेकिन जो मेन मोटिव है मेरा बताने का यही है कि आप हर रोज़ जो है अपने आप से, जैसा आप जो हैं उससे 1% अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। देन ओनली यू फील द डिफरेंस इन योरसेल्फ। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये थॉट हेल्पफुल लगा होगा, और मैं आपसे ये कहूँगा भी कि इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर पर्सनैलिटी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है, जैसा कि आपको पता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। ब्लैक सी के अराउंड जितने भी देश हैं उन सभी के बारे में आपको बताना है, मतलब उनका नाम आपको बताना है कि कौन कौन से देश जो हैं जो ब्लैक सी के अराउंड है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में स्टिक करें। एंड हाउएवर अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, बिकॉज अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। ब्लैक सीज के अराउंड जो एरियाज हैं वो सभी जो है अभी एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तो आप जब इस बारे में रिसर्च कर लें एंड देन उसके बाद में अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में स्टिक करें। डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल सेक्शन। आज है 23 सितंबर, दैट इज सैटरडे, वीकेंड है आज सैटरडे। नाउ जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है द हिंदू का, वो है इंडिया एंड द ग्रेट पावर कंटेंट इन वेस्ट एशिया। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में जो राइटर ने बात करी है वो इस बारे में है कि कैसे जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है ना, हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज है या ईस्ट एशियन कंट्रीज है, सभी के अंदर जो यूएसए का जो रोल है वो काफ़ी क्रूशियल है। फिर मैं बात करूँ जो हमने जब बात करी थी ना कल साउथ चाइना सी की, या फिर जो साउथ एशिया है,
यहाँ पे भी जो अमेरिका का एक रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और इंडिया कैसे इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले कर सकता है इस अलायंस के अंदर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और यूएसए के बीच में है। और डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी कि हमारा आर्टिकल जो है इसके अंदर हमें क्या इंसाइटफुल मिलता है आज। फ्रेंड्स, राइटर का कहना है कि जैसा कि आपने देखा कि अभी G20 समिट हुई थी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। जो बाइडेन साहब अभी दिल्ली आए थे G20 मीटिंग के दौरान, तो उन्होंने कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया है, जैसे वेस्ट एशिया और यूरोप के थ्रू जो शिपिंग लेन्स है उनको बिल्डअप करना है, रेल नेटवर्क्स को, पाइपलाइंस को एंड डेटा केबल्स। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जो बाइडेन साहब या जो अरब कंट्रीज़ हैं, यूएस बैक्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करने की बात करी है, ताकि जो कनेक्शन है या मैं कहूँ ट्रेड जो है उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज़, इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, इनके बीच में जो ट्रेड है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा। यूएसए की प्रायोरिटी दोस्तों अभी यही है कि जो बाइडेन साहब हैं उनका मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू किया जाए और अलाइन किया जाए। जो अमेरिकन अलायंस है ना, इंक्लूडिंग द गल्फ अरब स्टेट्स और इसराइल के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। वो पहले से ही कहीं ना कहीं जो पहले जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कोशिश की थी और उसी पॉलिसी को जो बाइडेन साहब भी आगे लेकर जा रहे हैं। एंड ही सीज इट एज अ पोटेंशियल पार्टनर इन डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बोथ द कंट्रीज। डियर फ्रेंड्स, रीअश्योरेंस एंड एंगेजमेंट। देखिए दोस्तों, जो यूएसए का एक इन्वॉल्वमेंट है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हाल ही के अंदर जब यूएसए ने अफगानिस्तान से अपने हाथ खींच लिए थे इन द बैक ऑफ देयर ओन कंट्री, तब कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज़ को ऐसा लगा था कि जो यूएसए का डोमिनेंस है, डोमिनेंस नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि डोमिनेंस की जगह एक होता है ना कि एक आपका एक प्रोमिनेंट जब होते हैं वहाँ पे, तो दे फील सिक्योर्ड कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव थे उस टाइम पे। एंड देन जैसे ही यूएसए ने वहाँ से एग्जिट किया तो काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। इन सभी चीज़ों को लेकर चिंताजनक थे जो अरब कंट्रीज़ हैं, लेकिन रीअश्योरेंस जब दिया था बाइडेन साहब ने, उसी का एक सबूत है कि ये जो I2U2 ग्रुप है, यूएसए रिमेन्स कमिटेड टू वेस्ट एशिया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो अमेरिका जब वहाँ से एग्जिट कर गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से निकल गए हैं, बट एक जो I2U2 ग्रुप है उसके द्वारा उन्होंने बताया कि वो कैसे अभी भी इंगेज हैं उस एरिया के अंदर। I2U2 दोस्तों एक ग्रुप है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का, जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेकर और साउथ एशिया जो है या वेस्ट एशिया जो है, इसके इकोनॉमिक टाइज को एक स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। तो इंडिया का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है I2U2 ग्रुप में, क्योंकि जो इंडिया है एक मीडिएटर है बिटवीन द यूरोपियन एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं या मैं कहूँ अरब कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब हम बात करते हैं I2U2 ग्रुप। इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द I2U2 ग्रुपिंग एंड द अनाउंसमेंट ऑफ द मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर एट द G20 समिट एनहांस इंडिया स्टैंडिंग इन द रीजन। दिस कॉरिडोर सीक्स टू बिल्ड economic connection from India to the Mediterranean, potentially boosting India's influence। तो ये जो आर्टिकल है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे यूएसए जो है वो चीज़ों को एक बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द अरब कंट्रीज एंड यूरोपियन एंड इंडिया। कैसे जो है अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो बना रहे, साथ ही में जो इकोनॉमिक टाइज है वो स्ट्रॉन्ग हो बिटवीन इंडिया, यूरोप एंड अरब। इसी के लिए जब G20 जब मीटिंग हुई थी तो यहाँ पे ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हम इस्टेब्लिश करेंगे, एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसके अंदर जो मैंने बात करी थी ना आपसे इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में कि कैसे हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इन्हेंस कर रहे हैं, जैसे कि ये पाइपलाइंस है, रेल नेटवर्क्स हैं या डेटा केबल्स हैं, इन सभी को, या शिप लेन्स हैं, या इन सभी का यही एक कारण है कि जो ट्रेड है वो बड़े तीनों कंट्रीज़ के बीच में। इसीलिए एक इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। जो G20 समिट भी हमने अभी होस्ट करी, उसके साथ में ऐसा कुछ होना ताकि जो ट्रेड है, ट्रेड तो बढ़ेगा, इस साथ में हमारी जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं एक ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आएगा हमको इस I2U2 ग्रुप में।
यूएसए डी प्रायोरिटाइजेशन। दोस्तों कहने का ये जो सेंस है, यानी इस आर्टिकल में जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे यूएसए है, उन्होंने पहले तो हम बात करते हैं कि जब एग्जिट उन्होंने किया था अफगानिस्तान से, अपने ट्रूप्स को जब वहाँ से हटा लिया था, तो कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज़ को ये लगा था कि वो चीज़ों से अपना जो है मुंह मोड़ के और वहाँ से जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। I2U2 ग्रुपिंग द्वारा यूएसए ने साबित कर दिया कि कैसे वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं इन दीज अरब कंट्रीज़, और वो कैसे इन सभी चीज़ों को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे वो इसराइल और इजिप्ट के जो टाइज हैं या अलग अलग कंट्रीज़ के जो टाइज हैं, उनको अलायंस को एक साथ बनाए रखने में कैसे यूएसए जो है अपना रोल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। China's growing presence and interest in West Asia present a challenge, and US aims to counterbalance this by strengthening its alliance and involving India. दोस्तों दूसरा जो कारण है, एक तो ये कि अपना इंडिया, एक तो यूएसए है अपना एक अलायंस वाला जो सिस्टम है उसको तोड़ना नहीं चाहता, प्लस जो दूसरा कारण है यूएसए का वहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाना, वो ये है कि चाइना जो है अपना डोमिनेंस कहीं ना कहीं इस तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, मिडिल ईस्ट की तरफ। इस जो बढ़ता हुआ प्रेजेंस है चाइना का, इसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करना है। इसीलिए जो यूएसए नए नए जो हम कहते हैं ना पॉलिसीज आ रहा है कि चाइना का जो इम्पैक्ट है वो ना बढ़े। कह रहा है दोस्तों कि चाइना ने जो है अपना ट्रेड जो है वो विद जो कहते हैं ना इम्पोर्ट, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो कहीं ना कहीं वो अपना इम्पोर्ट गल्फ कंट्रीज़ की ओर बढ़ाता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर यूएसए काफ़ी चिंताजनक है, और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने जो है नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है दोस्तों। इसलिए इंडिया का अलायंस, इंडिया के साथ यूएसए का अलायंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इन द गल्फ रीजन। Challenges to Biden plan include the need for Saudi Arab-Israel deal, the region increasing autonomy in foreign policies, and the ongoing rivalry between Iran and Israel. Regaining regional powers are becoming more independent, which could implicate US efforts to maintain influence. ये डिफरेंस चैलेंजेस तो है ही, चैलेंजेस पता है कि मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि कैसे सऊदी इजराइल के बीच में, जो सऊदी अरब है या इजराइल, इनके बीच में टाइज अच्छे नहीं है। तो इन सभी टाइज को साथ सही तो करना ही है, लेकिन साथ में इनको जो चाइना का जो डोमिनेंस है उसको भी इन चेक रखना है, ताकि चीज़ें जो है काउंटर बैलेंस रह सके और अपना इन्फ्लुएंस जो है यूएसए कहीं ना कहीं इस एरिया में बनाए रख सके। दोस्तों इंडियाज मल्टी इंगेजमेंट फॉर इंडिया, इंडिया द यूएस चाइना कंपटीशन इन वेस्ट एशिया प्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों इंडिया के लिए जी ये जो कह रहे हैं ना कि कैसे यूएसए जो है अपनी अलायंस है इसको बचाने के लिए दो से अपना एफर्ट्स डाल रहा है, इसमें इंडिया का कैसे फ़ायदा है। देखिए दोस्तों, इंडिया जो है एक काफ़ी स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पर सेट है। वैसे बात करें, एक इंडिया जो है बीच में आता है किसके, चाइना के एंड अरब कंट्रीज़ के। इसमें कहीं इंडिया जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग टाइज विद यूएसए इन बोथ द कंट्रीज़। कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो अरब कंट्रीज़ में भी जा सकता है, एंड इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना का जो एरिया है, या मैं कहूँ साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है, उनमें भी इंडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है द यूएस। फ्रेंड्स, इंडिया को ऐसा नहीं है कि किसी एक के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। इंडिया नीड्स टू एंकर, इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपना जो इंस्टांस है वो एक जगह रखें। मतलब ये नहीं है कि जैसे वैसे बोल रहा है हमको वैसा ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है। इसलिए इंडिया को अपना जो कहते हैं ना कि मध्यस्थता, एक बीच का रास्ता निकाल के रखना चाहिए हमेशा, एंड वो इंडिया के लिए बेस्ट है। वी शुड डू दिस वेल। इंडिया के लिए जो सूटेबल होगा तो इंडिया को करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में अलायंस जो है यूएसए के साथ अलायंस जो है उसको भी इन चेक रखना पड़ेगा। दोस्तों समराइज कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए आर्टिकल में। द आर्टिकल्स लॉन्च्ड प्रेसिडेंट बाइडेंस टू स्ट्रेटजी फॉर वेस्ट एशिया, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग टाइज अमंग अलायंस एंड रीअश्योरिंग द रीजन द यूएस कमिटमेंट, also discusses the challenges and opportunities for India in the evolving geopolitical landscape। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल था इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे यूएसए जो है अपना दो तरफा जो रोल है वो प्ले कर रहा है। या तो ये कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं या अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक अलायंस को जो है अलायंस को बना के रखना है,
इसके लिए यूएसए ने करा ये है कि जो यूरोप, इंडिया एंड अरब कंट्रीज़ का जो लिंक है वो मजबूत किया है थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और दूसरा काम जो अमेरिका ने किया है वो है कि जो इंडिया के साथ अलायंस बनाया है, चाइना का डोमिनेंस है वो अरब कंट्रीज़ में ना बढ़े, जो साउथ एशिया जो है उसके अंदर भी चाइना का जो पावर है कंट्रोल रख सके। इसीलिए दोस्तों यूएसए जो है काफ़ी पता है 2024 में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए मिस्टर जो बाइडेन जो है वो काफ़ी कुछ इन चीज़ों को लेकर अपना जो इंस्टांस है वो रख रहे हैं कहीं ना कहीं द वर्ल्ड लेवल। होप ये फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल था ये समझ में आया होगा कि कैसे है चीज़ों को इन बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स बोथ द एंड्स, चाहे वो साउथ सी हो या मैं कहूँ साउथ एशिया रीजन हो, चाहे वो ईस्ट एशिया रीजन हो। इन सब में इंडिया की जो एक पार्टनरशिप है वो काफ़ी मददगार हो सकती है यूएसए के लिए। आई होप डियर फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा आपको आर्टिकल। एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ ना आपसे कि रोज़ कल जैसे हमने बात करी कि कैसे हमने हेल्थ की बात करी, कल टेक्नोलॉजी की बात करी, तो हम हर रोज़ जो है अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी में कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि आप हर चीज़ का जो है एक कंक्लूजन या एक मैं कहूँ आपको एक हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स आपके लिए नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो वीडियो है उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल जो है क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो मामला है ना कि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसमें कहीं ना कहीं हर जगह कोर्ट जो केसेस होते हैं ये इनमें कहीं ना कहीं बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी जो कोई भी केस हो वो कोर्ट में चला ही जाता है, चाहे वो किसी ज़मीन को लेकर हो, चाहे वो किसी कोई और इंडस्ट्री को लेकर हो, चाहे कोई भी कोर्ट केस जो हो दो पार्टी के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं जल्द ही से कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। और इसी वजह से जो है बर्डन जो है कोर्ट के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। उस बर्डन को कम करने के लिए हाल ही के अंदर इसी महीने 2023 में गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है या उसको पास किया है हमारी पार्लियामेंट ने, जिसे हम कहते हैं एडीआर बिल। एडीआर बिल क्या है दोस्तों? एक मीडिएशन एक्ट या मीडिएशन बिल है जिसे अभी 2023 में ही इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है। दोस्तों इसके द्वारा होगा क्या कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं ना, जैसे मैं कहूँ दो पार्टीज के बीच में कोई केस चल रहा है, उस केस को कोर्ट तक न ले जाने के बजाय उन दोनों पार्टीज के बीच में ही मध्यस्थता, या हम कहते हैं ना एक आप भी इस चीज़ को मानेंगे और हम भी इस चीज़ को मानेंगे, तो इस चीज़ को मध्यस्थता जैसे कहते हैं ना कि दोनों पार्टी ही एक फैसले को मंजूर कर दी है, वो उस फैसले को मंजूर कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है या पार्लियामेंट ने जो एक लॉ पास किया है। इससे होगा क्या दोस्तों की जो चीज़ें हैं उनको आसान करने में मदद, कोई भी कोर्ट जो जल्दी से कोई भी केस जो जल्दी से कोर्ट पहुंच जाता था वो अब कोर्ट ना जाके कहीं ना कहीं बीच में ही सॉल्व करने की या कोई जो मिडल पाथ है वो निकाल के इसको सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ एडीआर इन इंडिया। ADR mechanism are crucial in India due to delays in court proceedings and increasing cost of litigation। ये दोस्तों कोर्ट केस करने में जैसा आपको पता है समय तो जाता ही है, समय के साथ साथ काफ़ी पैसा भी वेस्ट होता है दोनों पार्टीज़ का, वो सब ना हो और कोर्ट का भी ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ ना हो इसके अंदर, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। मीडिएशन इज गेनिंग रिकॉग्निशन एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और हाल ही हमने देखा कि ऐसे वर्ल्ड लेवल पे जो हम कहते हैं ना कि एक मीडिएशन जो होता है या फिर मध्यस्थता जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड एक वे है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। मीडिएशन एक्ट 2023 इंडिया पार्लियामेंट पास द मीडिएशन बिल, जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने एक मीडिएशन बिल पास किया है। दिस एक्ट प्रमोट्स मीडिएशन एज अ मीन्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिफोर अपीयरिंग टू द कोर्ट्स। कोर्ट में आने से पहले दोस्तों ये अगर अप्लाई कर देते हैं या इस चीज़ पे हम अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जो केसेस हैं उनको जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर प्री लिटिगेशन मीडिएशन। द एक्ट ऑब्लिगेट्स डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू अटेम्प्ट लिटिगेशन मीडिएशन बिफोर फाइलिंग अ क्लेम इन द कोर्ट। दोस्तों अभी तक जो है ये चलता आ रहा था कि कोई भी को केस करना है कोर्ट के अंदर तो लिटिगेशन फाइल की जाती थी, लेकिन अब इस
के द्वारा बताया गया है कि कैसे एक प्री लिटिगेशन फाइल की जाएगी जिसके द्वारा कोर्ट जो है वो मूव करेगा उस तरफ की उन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो एक मध्यस्थता लाने की कोशिश की जाए, ये एक मिडिल पाथ जो है उसको निकालने की कोशिश की जाए ताकि चीज़ों को जो है जल्द से जल्द और इफेक्टिवली सोल्व किया जा सके विदाउट जो टाइम लगता था ना पहले, कि हम देखते हैं कि कई केसेस जो हैं वो 10-10 सालों से चल रहे हैं, फिर कई केसेस का जो फैसला है वो 15 साल बाद आया। जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनमें से कई तो रहती भी नहीं है उस टाइम पे, यानी कि में से जो है वो अलग इंस्टांस ले लेते हैं या फिर वो चुके होते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों का इतना लंबे समय तक चलना कहीं ना कहीं कोर्ट जो केसेस है या फिर मैं कहूँ कोर्ट का जो समय है उसकी बर्बादी था ही, लेकिन साथ में जो समय है उसका भी काफ़ी और पैसों का दोनों का ही दुरुपयोग नहीं हो पा रहा था। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर पैनल बनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो मीडिएटर्स होंगे, जो मध्यस्थता कराने वाले, जो भी कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल्स जो होंगे वो कोर्ट के द्वारा ही गठित किए जाएंगे। एंड जो पैनल होगा उसके अंदर ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो कि दोनों ही तरफ एक जो न्यूट्रल रखते हैं ना, न्यूट्रल विचार रखते हैं, ऐसे लोगों को इस मीडिएशन के अंदर या मीडिएटर की जो पैनल होगी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ तो हमारे क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट फील्ड वहाँ से लेते हैं। मान लीजिए कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लेट्स से कि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो उसके अंदर जो अंपायर्स होंगे वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ के होंगे, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे वो न्यूजीलैंड के हों या और अदर किसी कंट्रीज़ के हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ के नहीं होंगे। क्योंकि वो एक तरीके से एक मीडिएटर का काम करते हैं। बोथ जो एम्पायर होंगे दोनों की साइड नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं एक बेस्ट डिसीजन, एक करेक्ट डिसीजन लेने में मदद करते हैं इन द गेम। तो वैसे ही एक जो मीडिएटर होगा वो दोनों की तरफ ही न्यूट्रल रहेगा एंड जो फैसला होगा एट द लास्ट कहीं ना कहीं एक सही दिशा में एक फैसला लिया जाएगा ताकि दोनों ही पार्टीज को जो है वो फैसला मंजूर हो। बैलेंस फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कुछ फ्रेमवर्क रखे गए हैं कोर्ट के द्वारा। बताया गया कि कैसे प्री लिटिगेशन मीडिएशन जो होगा वो प्रोवाइड करेगा एक सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज़, अगर इस चीज़ का मिस यूज़ ना हो, इसलिए कुछ फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया है कोर्ट ने। बताया गया कि एक न्यूट्रल मीडिएटर तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में जिस दिन से वो केस शुरू होगा उसके 180 डेज़ के अंदर, यानी लगभग 6 महीने के अंदर अंदर इसको जो है कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि उस केस के भी लंबा लेके जा रहे हैं, विदिन 180 डेज उस केस को कंप्लीट करना होगा। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पार्टीज कैन सीक टू द कोर्ट। अगर दोस्तों 180 डेज के बाद भी कोई सही फैसला नहीं निकलता है या दोनों पार्टीज ही उस मध्यस्थता जो फैसला है उस पर नहीं भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो रुख है वो कोर्ट की ओर कर सकते हैं। सिमिलरिटी विद कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यही जो सेम लॉ है ये कहीं ना कहीं कमर्शियल आर्बिट्रेशन की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों एक कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन इंडिया जो है, एक भारत के अंदर जो पोजीशन है ना एक कमर्शियल आर्बिट्रेशन की, वो ये है कि बोथ द stringent timelines mandate confidentiality and ensure enforceability of agreements. This alignment aims to reduce the burden on Indian courts for commercial dispute resolution. ठीक है दोस्तों, आधे से ज़्यादा केस जो है हमारी भारतीय जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर आधे से ज़्यादा जो केस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के बीच में चल रहे हैं। हम देखते हैं ना कि ज़मीन पर कब्जा कर लेना या ऐसा कुछ केसेस जो चलते हैं, या हम देखते हैं कोर्ट स्टे लगा हुआ है किसी चीज़ पर, तो ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर या किसी कमर्शियल चीज़ को लेकर। तो इन सभी को कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि जितने भी केस हैं इन सभी को सॉल्व किया जाए थ्रू आर्बिट्रेशन। इसमें इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन जो है एक नई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा थ्रू सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर कई सारे मीडिएटर्स और वो एक्ट करेंगे एज ए मीडिएटर प्रमोट दिस मीडिएशन सर्विस। Act promotes institutional mediation with concept of mediation service providers, offering mediator service and facilitating the efficient conduct of mediation. This encourages experienced arbitration institution in India to provide mediation services. देखिए तो होता क्या है कि जैसे हमारे देश में अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई खासा रूल था नहीं, लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ ने ये मंजूरी दे दी है, या फिर मैं कहूँ कि पार्लियामेंट ने जो लॉ इम्प्लीमेंट किया है इसमें ये मंजूरी मिली है कि जो इंस्टीट्यूशनल जो मीडिएटर्स होंगे का रोल काफ़ी कुछ हो सकता है इसके अंदर।
एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा मीडिएटर का, जिसके अंदर जो कि अंडर द कंट्रोल होगा सुप्रीम कोर्ट ही उसको जो है ना उनके ऊपर एक वॉच रखेगा कि वो अपने रास्ते से भटक न जाए। इसीलिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो है गठन किया जाएगा ताकि वो चीज़ों को थोड़ा और आसान बना सके। रिड्यूसिंग कोड डिपेंडेंसी, बिल्कुल दोस्तों कि ये जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन जब बन जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो भार है कोर्ट्स के ऊपर वो तो कम होगा ही, और केसेस की जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएंगे हमें। ग्लोबल हब फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, विदेशों में तो ये चीज़ पहले से इम्प्लीमेंट हो रखी है, लेकिन इंडिया ने भी हाल ही में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो ऐसे जो बहुत सारे केसेस हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे देश में काफ़ी केसेस चल रहे हैं, अगर हम इन सभी केसेस को सॉल्व करने में कामयाब रहे थ्रू दिस मीडिएशन सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं हम एक ग्लोबल लेवल पे भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है बढ़ावा दे सकते हैं। जो भी डिस्प्यूट हो दोस्तों, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, तो उसको अगर हम हमारे केसेस जो हैं उनको जल्दी से अगर सॉल्व कर पाए और इस नतीजे पे पहुंच पाए कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, और हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे थ्रू दिस इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, तो हमारा एक जो कहते हैं ना कि एक डोमिनेंस जो है वो ज़रूर बनेगा एक इंटरनेशनल लेवल पे। फर्दर इन्हेंसिंग इट्स पोजीशन इन द इंटरनेशनल लीगल लैंडस्केप, जो इंटरनेशनल लीगल लैंडस्केप है उसमें हमारा कहीं ना कहीं एक जो है प्रेजेंस नज़र आने लगेगा। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ADR जो है इंडिया का एक लीगल सिस्टम नया बनने वाला है, और इसके द्वारा मैं आपको एक फटाफट से इसका रिकैप दे देता हूँ कि क्या होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में हमने देखा कि एक जो नया ADR जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो हाल ही के अंदर पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इनटू द ईयर 2023 दिस मंथ। इसी महीने ये रूल आया है, और इसमें बताया गया है कि कैसे एक मीडिएशन जो है या मीडिएटर मध्यस्थ तक रास्ता निकाला जाएगा बिफोर एंटरिंग द कोर्ट के अंदर कोई भी केस फाइल करने से पहले एक प्री लिटिगेशन फाइल की जाएगी, जिसके अंदर जो बताते हैं ना कि ये मीडिएशन इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी थ्रू मीडिएशन। दोनों ही पार्टीज अगर एक ही उस पर फैसले पे अगर एग्री हो जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल दोस्तों। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर हेडलाइंस। क्वाड मिनिस्टर्स ने कहा है कि होल्ड टॉक्स ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर UN रिफॉर्म। तो क्वाड के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि कैसे जो है रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, ना कि किसी का डोमिनेंस होना चाहिए। हाल ही के अंदर जैसा कि हमने देखा कि कैसे रशिया जो है अपना डोमिनेंस दिखा रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो उस चीज़ को लेकर क्वाड मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर रशिया जो है अगर वो ब्लैक सी पे अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, वो इन इनिशिएटिव को बंद कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए रूल बेस्ड ऑर्डर पे। सभी के लिए एक इंटरनेशनली रूल है वो सभी पे लागू होते हैं, और हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। यूक्रेन ने जो है हिट किया है दोस्तों रशिया के जो फ्लीट है क्रीमिया के अंदर, बेस जो है रशिया का जो बेस है क्रीमिया के अंदर, उसको यूक्रेन ने हिट किया है। उसके अंदर कुछ सोल्जर्स की जान गई है दोस्तों। और इंडिया की जो मेडिकल एग्ज़ाम है नीट PG स्टूडेंट्स विल ऑफर्ड ऑल अवेलेबल सीट्स। दोस्तों होता क्या था अभी तक कि जितनी भी सीट्स खाली रह जाती थी वो अलॉट नहीं की जाती थी स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ। नाउ अभी हुआ क्या है कि हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो हम कहते हैं ना कि एक मिनिमल कट ऑफ उसको रिड्यूस किया है नीट एग्ज़ाम के लिए, और जितनी भी सीट्स हैं वो सभी ऑफर की जाएगी सभी स्टूडेंट्स को, जो भी एलिजिबल होंगे उन सभी को जो है अलॉट की जाएगी, और कोई भी सीट खाली नहीं जाने दी जाएगी। लास्ट हमारी हेडलाइन दोस्तों, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब जो हैं उन्होंने डिनाई किया है एशियन गेम्स चल रहे हैं कि उसकी इनॉग्रल में जाने के लिए, क्योंकि हाल ही के अंदर हमारे 3 जो अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स हैं वुशु स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन सभी को बैन किया गया है चाइना में एंटर करने से। ये दोस्तों हुआ क्यों? क्योंकि हाल ही के अंदर चाइना ने जब नया मैप रिलीज़ किया था तो उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपनी ही टेरिटरी बताया था। तो इस चीज़ को लेकर एक जो वीज़ा को लेकर विवाद है, इस विवाद को आगे लेके गए हैं चाइना गवर्नमेंट, एंड उन्होंने बैन किया है हमारे 3 एथलीट्स को फ्रॉम एंटरिंग द चाइना। इस चीज़ से नाराज़ होकर एंड इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो है स्किप किया है अपनी एंट्री को, जो एशिया गेम्स में जाने वाले थे इनॉग्रल सेशन में, उस अपनी एंट्री को इन्होंने रोका है एंड वो नहीं जाएंगे अब चाइना।
इन दैट इनॉग्रल सेशन। फ्रेंड्स, ये थी कुछ हेडलाइंस और हमने डिस्कस किए 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ अपना जो सजेशन है प्लीज़ टिक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका जो भी कंसर्न है या जो भी क्वेश्चन है वो फर्दर अपना कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। So that's wrap up today's episode of Raw Classes. होप कि दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, give it a thumbs up